नमस्कार दोस्तों, आचार्य कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतनों का जो इतिहास है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में हम सर्वप्रथम देखेंगे कि जो राजनीतिक पाश्चात्य चिंतन है इसका उद्गार कहाँ से हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है और उनके विचार क्या हैं। यदि मैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम हम प्लेटो को लेते हैं। प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद मैकियावेली, फिर हॉब्स आते हैं, लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, फिर बेंथम, जे.एस. मिल, फिर मार्क्स आते हैं, ग्रीन आते हैं। इस प्रकार से इन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। अगर जो इनकी व्याख्या करने से पहले ये राजनीति है क्या, इसका तात्पर्य क्या है, ये चिंतन क्यों किए गए, इस पे विचार कर लेना अति आवश्यक। तो दोस्तों, आप सही होंगे। दोस्तों, मैं आचार्य कौटिल्य एकेडमी की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीति राज्य और नीति दो शब्दों से मिलकर बना है। राज्य में नागरिक रहते हैं और इन्हीं नागरिकों के हित के लिए राज्य विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाता है। इस प्रकार राजनीति का जो शाब्दिक अर्थ है, सार्वजनिक हित में किया गया कार्य, अर्थात सार्वजनिक हित में बनाई गई नीतियां राजनीति कहलाती है। इसका जो संबंध होता है सार्वजनिक जीवन से होता है। राजनीति का विश्लेषण राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों के आधार पर किया जाता है। राजनीति शास्त्र का जो केंद्रीय विषय है वो राज्य है। एक राज्य के अंदर जितने भी क्रियाकलाप या गतिविधियां संपन्न होती हैं सब राजनीति कहलाती है। राज्य दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक राज्य और कृत्रिम राज्य। अगर जो मैं प्राकृतिक राज्य की बात करूं तो कहते हैं कि जो प्राकृतिक है वह असीमित है। प्राकृतिक का मतलब ही होता है जो भगवान के द्वारा बनाई गई हों, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हों, उसे हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं कहते हैं। और जो कृत्रिम है वो मानव के द्वारा बनाई जाती है। राज्य समाज से बना है। अर्थात समाज के एक निश्चित भू क्षेत्र में किसी सत्ता का निवास जो होता है वो राज्य कहलाता है। जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता है वैसे वैसे राज्य का भी स्वरूप बदलता है। फलस्वरूप राजनीति में भी परिवर्तन आते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी राज्य में परिवर्तन होगा तो राजनीति में भी परिवर्तन आएगा। राज्य में परिवर्तन अर्थात सत्ता का परिवर्तन, और जब सत्ता में परिवर्तन होगा तो विचारधाराओं में भी परिवर्तन होगा।
इस प्रकार जो लोगों के द्वारा राजनीतिक कार्य किए जाते हैं उसमें भी परिवर्तन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। राजनीति में जो परिवर्तन होता है, अगर जो मैं उसकी बात करूं तो यह निश्चित नहीं होता है कि किस आधार पे जो है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें अंतर देखने को मिलता है। राज्य सभ्य समाज की पहचान और सभ्य समाज के लिए सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था जो होती है वो जरूरी है। और ऐसा बहुत से राजनीतिक चिंतक हैं जो कहते हैं, जैसे आप रूसो को ले लीजिए, तो रूसो कहते हैं कि जो सभ्य समाज है वो प्राकृतिक अवस्था जो थी उस समय जो है कि सभ्य समाज था, उसको ना तो कुछ पाने की लालसा थी और ना ही कुछ खोने का भय था। ऐसा रूसो ने कहा है। इस अवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य जैसी संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। राज्य का जो अस्तित्व है वो एक दिन में अस्तित्व में नहीं आया। राज्य का इतिहास है वो बहुत पुराना है। अगर जो राज्य के इतिहास को हम बांट के देखें तो उसको 3 भागों में बांट के हम इसकी जो है कि कल्पना करते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर जो प्राचीन काल के बारे में बात करें तो 5वीं प्रारंभ से लेकर 5वीं सदी तक। मध्यकाल की बात करूं तो 6ठी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक। और आधुनिक काल की बात की जाए तो 16वीं शताब्दी से अब तक। यदि प्राचीन काल में बात की जाए कि राज्य कैसा था, तो प्राचीन युग में सर्वप्रथम जो है कि कबीला राज्य था। फिर उसके बाद प्राच्य साम्राज्य आया, जिसे हम पूर्वी राज्य भी कहते हैं। एथेंस में जब सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के समय में यूनानी नगर राज्य था। फिर उसके बाद सनेका, सिसरो, उनके समय में रोमन साम्राज्य था। फिर मध्यकाल की मैं बात करूं तो उस समय सामंती राज्य आया, जिस समय पोप का आधिपत्य था राज्य पे। और जब उस समय 3 आंदोलन हुए थे। व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति, एक था ज्ञानोदय और एक और था जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। उस समय अगर जो राजनीतिक चिंतन में पाश्चात्य में देखा जाए तो उस समय मैकियावेली का जन्म हुआ था, जिनको भय का शिशु भी कहते हैं। इस प्रकार राजनीतिक चिंतन का जो मतलब उदय है यो यूनान से हुआ है। लेकिन इसके विकास की मैं बात करूं तो इसका विकास जो हुआ है वो यूरोप से हुआ है। चिंतक का काम होता है चिंतन करना।
चिंतन जो होता है समयबद्ध होता है। वो जिस समय चिंतन किया जाता है उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उस पर जो है चिंतन किया जाता है। जो सभी राजनीतिक चिंतकों ने इसी बात पर चिंतन किया कि राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता आदि को लेकर राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया है। राजनीतिक चिंतन को जन्म देने का जो श्रेय है वो यूनानियों को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से उस पर चिंतन किया, जिसमें प्लेटो, अरस्तु का नाम जो है कि सर्वप्रथम आता है और स्वतंत्रता पूर्वक उन विषयों का प्रतिपादन किया। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में की मैं बात करूं तो 3 भागों में बांट के इसकी व्याख्या की जाती है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यदि मैं प्राचीन काल की मैं बात करूं तो प्रारंभ से लेकर 5वीं सदी तक प्राचीन काल को माना जाता है, लेकिन राजनीतिक चिंतन का उदय जो है कि यूनान नगर राज्य से माना जाता है, प्लेटो, अरस्तु के समय से माना जाता है। इसी नगर राज्य के जो महान चिंतक हैं अरस्तु और प्लेटो, प्राचीन काल का जो दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी है, अर्थात एक आदर्श राज्य की स्थापना प्राचीन काल से संबंधित है। प्राचीन काल के जो चिंतक हैं राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं, अर्थात वो राज्य और व्यक्ति के बीच सावयी संबंध को मानते हैं, जिसमें वो लोग कहते हैं कि राज्य संपूर्ण है और व्यक्ति उसका एक अंश है। अंश अपना सब कुछ संपूर्ण के साथ प्राप्त कर सकता है, अर्थात व्यक्ति सब कुछ राज्य के साथ प्राप्त कर सकता है। वहीं मैं मध्यकाल की बात करूं तो मध्यकाल को जो है कि 6वीं सदी से लेके ईसा पूर्व सदी से लेके 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। यह अवस्था जो थी अंधविश्वास पर आधारित थे। यहाँ धर्म राज्य का बोलबाला था। यहाँ की जो राजनीतिक थी वो धार्मिक थी। यहाँ की जो राजनीति पर पूर्ण कंट्रोल जो था वो पोप का था, इसलिए इसे ज़्यादा महत्व नहीं मिल सका। उस समय जो चिंतक थे उनमें संत आगास्टाइन, टॉमस एक्विनास, पोप ग्लेशियर द्वितीय, मार्सिलियो ऑफ पेदुआ जैसे विचारक पैदा हुए थे। यदि मैं आधुनिक काल की बात करूं तो आधुनिक काल का जो उदय है 16वीं शताब्दी से माना जाता है, जिसका आधुनिक काल
आने का जो मूल कारण था, पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति आदि आंदोलनों के ने जो मध्यकाल से आधुनिक काल में पहुंचाने का कार्य किया। उदय में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन 3 आंदोलनों और के कारण जो है कि आधुनिक काल को हम देखते हैं। आधुनिक काल में अगर जो मैं किसी राजनीतिक चिंतन की बात करूं तो उसमें मैकियावेली आते हैं, फिर उसके बाद हब्स आते हैं, फिर लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, फिर बेंथम आते हैं, मिल आते हैं, हीगल आते हैं, ग्रीन आते हैं, फिर कार्ल मार्क्स आते हैं। यदि यूनानी नगर राज्य की बात की जाए तो यूनानी नगर राज्य था जो छोटे छोटे भागों में विभाजित था, जिसे एथेंस, स्पार्टा का विशेष महत्व था। एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बोलबाला था, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि का संबंध इसी राज्य से था, जबकि स्पार्टा में सैनिक शासन था एवं एथेंस और स्पार्टा के बीच शत्रुता थी। आधुनिक नगर राज्य चारों तरफ से समूहों से घिरा हुआ था, अतः सुरक्षा को लेकर उसके लिए कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार अरस्तु और प्लेटो ने स्वतंत्र रूप से चिंतन किया। इस प्रकार यहाँ से चिंतन का कार्य शुरू हुआ और राज्य पर चिंतन होने लगा, वहाँ की व्यवस्थाओं पे चिंतन होने लगा। यदि सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो प्लेटो के हाथ से जो है कि इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग जो है कि प्लेटो पर चिंतन करेंगे। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।